गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल हमने जीव और समष्टियाँ चैप्टर स्टार्ट किया था। आपने उसका एक वीडियो देख भी लिया है और समझ भी लिया होगा। उसी से आगे हम उस वीडियो को बढ़ा रहे हैं। अगला जो टॉपिक था उसमें वो आ रहा है आवास। आवास होता क्या है? अगर हम आवास की बात करें अर्थात हैबिटाट, अर्थात आवास मतलब किसी भी जीव का रहने का जो स्थान होता है। सामान्य शब्दों में कहें तो किसी भी जीव का जो रहने का स्थान होता है वह उसका आवास कहलाता है। तो आवास वह भौतिक स्थान है जहाँ कोई भी जीवधारी बसता है, जिसमें उसके जो जैविक कारक हैं या अजैविक कारक हैं वे सब उसके साथ सहयोग करते हैं। यह एक बिल भी हो सकता है, वृक्ष की छाल भी हो सकती है, साथ ही साथ एक बड़ा तालाब, झील, नदी, सागर, वन, रेगिस्तान, घास जैसी बड़ी भूमि भी हो सकती है। जो जंतु होते हैं वह प्रायः विशिष्ट प्रकार के आवासों को प्रदर्शित करते हैं। जैसे अगर हम बात करें जो हिल्सा इलिसा होती है, वह एक ऐसी अपवाद है जो समुद्र में भी और साथ ही साथ जो अलवणीय जल होते हैं दोनों आवासों में ही पाए जाते हैं। फिर कभी कभी क्या होता है, कोई आवास ऐसे भी होते हैं जिनमें भिन्न भिन्न पर्यावरणीय दशाएं पाई जाती हैं तथा उन पर्यावरणीय दशाओं में भिन्न भिन्न प्रकार के जीव भी पाए जाते हैं। इन आवासों को हम सूक्ष्म आवास कह देते हैं। जैसे अगर बात करें तो तालाब की सतह हो गया, बिल हो गया या फिर किसी खेत का कोना हो गया, ये सब सूक्ष्म आवास के अंतर्गत आ जाएंगे। उसके बाद बात कर रहे हैं पारिस्थितिक निकेत कि पारिस्थितिक निकेत या फिर इकोलॉजिकल नीच। अगर हम निकेत की बात करें तो जो हमारा पर्यावरण है उसमें किसी भी जीव की स्थिति क्या है और वह भोजन कहाँ से कर रहा है, कहाँ से प्राप्त कर रहा है, उसका अपने अन्य जीवों के साथ क्या संबंध है तथा उसकी पर्यावरण में क्या भूमिका है, इन सब को प्रदर्शित करने वाले जो भी कारक होते हैं वे कारक पारिस्थितिक निकेत कहलाते हैं। पारिस्थितिक जो निकेत होंगे उसके तीन पहलू हो सकते हैं। एक हो सकता है पहला स्थानिक या आवास निकेत, अर्थात यह किसी भी जीव के जो बसने का उसका स्थान होगा उसको प्रदर्शित करने का कार्य करता है। दूसरा होता है पोषण निकेत। अब वह जीव अपने पारितंत्र में कौन कौन से कार्य कर रहा है उस कार्य को प्रदर्शित करने का कार्य हमेशा पोषण निकेत करते हैं। और तीसरा आता है अति आयतन निकेत। जो हमारा पारितंत्र है उसमें जीव की स्थिति में क्या प्रभाव पड़ रहा है, अर्थात कौन कौन से उतार चढ़ाव वह देख रहा है, इस सब को प्रदर्शित करने का कार्य अति आयतन निकेत करते हैं। उसके बाद बात कर रहे हैं हम परभक्षण की कि परभक्षण होता क्या है। अगर हम परिभक्षण की बात करें तो जो परभक्षण है अर्थात प्रीडेशन है, यह शब्द उस स्थान, इस शब्द का प्रयोग हम उस स्थानों पर कर सकते हैं जहाँ पर एक जाति किसी दूसरी जाति को खा जाती है। अर्थात सीधे भी कह सकते हैं कि जो परभक्षण की क्रिया होती है इसमें एक जंतु दूसरे जंतु को मारकर खा जाता है। वह जंतु जो मार रहा है अर्थात शिकार कर रहा है वह हमेशा शिकारी अर्थात प्रीडेटर या फिर हम कह सकते हैं परिभक्षी कहेंगे उसको। और जबकि जिसको खाया जा रहा होगा या फिर जिसका शिकार हो रहा होगा वह हमेशा शिकार कहलाता है। इस प्रकार जो परभक्षण है उसके संबंध में
सिर्फ केवल शिकारी को ही लाभ पहुंचता है। शिकार को हमेशा हानि ही सहनी पड़ती है। जो हमारी समष्टि है, समष्टि की जो भी परिस्थिति होती है, अगर हम उसका अध्ययन करें तो शिकार और शिकारी के जो संबंध होते हैं वह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, या उनका बहुत ज़्यादा महत्व है कह सकते हैं। अगर हम एक आध उदाहरणों से समझें परभक्षण को, तो इसके उदाहरण हो सकते हैं जैसे शाकाहारी। शाकाहारी में हमेशा अगर हम देखें तो इसमें जो हमारे जंतु हैं या फिर जो भी हरे पौधे होते हैं, उनके बीज, उन पर आने वाले जो भी फल होते हैं आदि को खाने के लिए उन्हें पूरी तरह नष्ट कर देता है। मांसाहारी की बात करें तो जो मांसाहारी होते हैं वह अपने भोजन के लिए शाकाहारियों को मार देते हैं। जैसे जो मेढक है वह कीटों का भक्षण करता है। ऐसे ही कीट परजीविता की बात करें तो कुछ कीट ऐसे होते हैं जो पोषी कीट के समीप अंडा देते हैं, और साथ ही साथ जो पोषी कीट होते हैं वो उनका भक्षण कर लेते हैं। ऐसे ही कुछ कीटभक्षी पौधे भी होते हैं। जो कीटभक्षी पौधे होंगे वे कीट खाते नहीं हैं, केवल कीट से नाइट्रोजन युक्त जो पदार्थ होते हैं उसको निचोड़कर उसे छोड़ देते हैं। अगर पौधों में नाइट्रोजन की कमी वाली, अगर जो पौधे हैं वो नाइट्रोजन की कमी वाली मृदा में मिल रहे हैं तो ये अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। परंतु कुछ वनस्पतियाँ ऐसी भी होती हैं जो इनका परभक्षण कर जाती हैं, जैसे ड्रोसेरा है या यूट्रिकुलेरिया है। ये सब जीव कीटभक्षी पौधे के अंतर्गत आ जाते हैं। अब बात कर रहे हैं हम कि परभक्षण के कार्य क्या क्या हैं। अगर हम परभक्षण के कार्यों की बात करें तो जो परभक्षण होता है यह हमेशा स्पर्धी शिकार जातियों के बीच की स्पर्धा को बहुत कम कर देता है, और साथ ही साथ जो वहाँ पर उपस्थित समुदाय है उस समुदाय में जो पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की जातियाँ होंगी उसकी विविधता को बनाए रखने का कार्य करता है। जो हमारी प्रकृति है उसमें पाए जाने वाले जो भी परभक्षी होंगे वह हमेशा विवेकी होते हैं, जिससे जो परभक्षी है और जो शिकार है उनके बीच शिकार होने वाली जो जातियां हैं उनके बीच हमेशा संतुलन बना रहता है। परभक्षी हमेशा अपने शिकार का दोहन करता है, और यदि शिकार विलुप्त हो जाएगा या फिर कह सकते हैं कि खाने के अभाव में परभक्षी भी, अगर शिकार विलुप्त हो जा रहा है तो धीरे धीरे करके खाने के अभाव में जो परभक्षी होंगे वह भी विलुप्त हो जाएंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो परभक्षण है अगर उसके प्रभाव को कम करने के लिए जो शिकारी जातियां होती हैं वह विभिन्न प्रकार की रक्षण विधियां अपना लेती हैं। जैसे तुमने गिरगिट को देखा होगा तो वह अपना बार बार अपने जो स्वरूप है या उसका जो रंग है उसको परिवर्तित करते रहता है। या मेढक है तो विभिन्न प्रकार के मेढकों की जो जातियां होती हैं वह भी अपने, उनके भी विभिन्न प्रकार के जो रंग होते हैं, तो जो शिकारी होते हैं वह उन्हें आसानी से पहचान नहीं पाते हैं। अर्थात सीधे सीधे कहें तो परभक्षी से बचने के लिए, अपनी पहचान को छुपाने के लिए वे रंगीन हो जाते हैं। तो यह रंगीन होने की जो प्रक्रिया होती है यह हमेशा छद्मावरण कहलाती है। उसके बाद बात आती है कि परभक्षण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। अगर हम परभक्षण को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें तो बहुत से कारक ऐसे होते हैं जो परभक्षण को प्रभावित करते हैं। पहला होता है कि शिकारी के लक्षण, अर्थात शिकारी के क्या क्या लक्षण हैं, कि उसका आकार कैसा है, उसको भूख कितनी है, ऐसे ही उसकी जो शिकार करने की क्षमता है वह कैसी है, ये सब शिकारी के लक्षणों के अंतर्गत आ जाते हैं। दूसरा आता है कि शिकार के लक्षण क्या हैं, अर्थात शिकार का आकार कैसा है, उसकी दृष्टि कैसी है, और उसकी शिकारी से जो बचने की क्षमता है वह कैसी है, ये सब शिकार के अंतर्गत आ जाता है। फिर तीसरा जो कारक आ रहा है वह आ रहा है
वातावरण, अर्थात वातावरण की बात करें तो जो शिकार है उसकी उपस्थिति कैसी है, अर्थात वह उसकी दृश्यता कैसी है, और जो प्राकृतिक चयन है, ये प्राकृतिक चयन भी जो परभक्षण है उसकी क्रिया के लिए बहुत सहायक होता है। उसके बाद बात कर रहे हैं हम कि परभक्षण का प्रभाव क्या क्या पड़ रहा है। अगर हम परभक्षण के प्रभाव की बात करें तो पहला इसके अंतर्गत जो आता है वह आता है चारण। चारण अर्थात ग्रेजिंग, अर्थात हमने देखा होगा कि बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जो पौधों के विभिन्न भागों को खाने का काम करते हैं, जिससे जो पौधे होते हैं उन पर उपस्थित जो पौधे होंगे वहाँ पर शाख है या झाड़ी है या फिर जो उनके तने हैं उनकी शाखाओं को ये जीव बहुत अधिक हानि पहुँचाते हैं, और जिससे जो चारण है, जो चारण की क्रिया हो रही है उससे हमेशा वनस्पति प्रभावित होती है। उसके बाद दूसरा प्रभाव देखें, बीज तथा नवोद्भिद का नष्ट होना, अर्थात बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जैसे चूहा है, गिलहरी है या खरगोश है, ये सब अत्यधिक मात्रा में बीजों को खा जाते हैं, और साथ ही साथ जो पौधे होते हैं वे पौधों के नवोद्भिदों को भी खा लेते हैं, जिससे जो पौधों की संख्या होगी वह धीरे धीरे प्रभावित होना शुरू हो जाती है। तीसरा हम कह सकते हैं कीड़भक्षी पौधे। अभी मैंने बात करी थी जैसे यूट्रिकुलेरिया है, ड्रोसेरा है, ये सब जो कीड़भक्षी पौधे होते हैं, कीड़भक्षी पौधे भी कीटों का भक्षण करते हैं, और उनमें मिलने वाले जो विभिन्न प्रकार के प्रोटीन्स हैं तो वे नाइट्रोजनी पदार्थों का पाचन कर उसके रस को तो ले लेते हैं और कीट को लगभग मारकर छोड़ देते हैं। फिर आता है चौथा प्रभाव पादप भोज्य, अर्थात जो जंतु होते हैं सामान्यतः पादप सामग्री या फिर पादपों के विभिन्न भागों का भक्षण करते हैं, अर्थात पानी में रहने वाले जैसे जो जंतु होते हैं, बतख है, मछली है, ये सब पानी में रहने वाले पादपों को खा जाते हैं। और कुछ बगुले भी होते हैं जो शैवाल है, डायटम्स है आदि को खाते हैं, जिससे इनकी संख्या में बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। उसके बाद बात करते हैं हम कि परभक्षण का महत्व क्या है। अगर हम परभक्षण के महत्व की बात करें तो जो परभक्षण होता है वह जनसंख्या पर नियंत्रण रखता है। नियंत्रण रखता कैसे है, कभी कभी परिभक्षी बहुत सी जातियों का भक्षण कर लेते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि एक जीव का शिकार बहुत से परिभक्षी कर सकते हैं। शिकार केवल तभी तक जिंदा रह सकता है जब तक शिकार मिलता है। जिस प्रकार से अगर हम देखें जो शिकारी है वह शिकार के लिए विभिन्न तरीकों का प्रयोग करते हैं, और उसी प्रकार जो शिकार होता है वह भी बचने के लिए विभिन्न प्रकार के तरीकों को निकालता है या तरीके ढूंढता है। जैसे हम बात करें जैसे हम कहें तो जैसे चेतावनी के रंग हैं या आवाज़ है, छद्मावरण है या मिमिक्री है आदि क्रियाएं जीव करते रहते हैं। शिकार तथा शिकारी का जो महत्व होता है वह किसी भी जाति, आवास तथा क्रियाकलापों को भी निश्चित करता है। शिकारी से बचने के लिए या अपनी जाति की रक्षा के लिए कभी कभी अपना स्थान भी छोड़ना पड़ता है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो जीव होते हैं उन्हें बिलों में भी या भिन्न प्रकार के स्थानों में भी छुपने के लिए बाध्य होना पड़ता है। कीट खाने वाले जो भी पक्षी होंगे यदि वो सर्वाहारी हैं तो गर्मी में कीट खाएंगे, लेकिन जो अदर मौसम होगा अर्थात जो दूसरे मौसम होगा उसमें दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि वो फल और बीज भी खाते हैं दूसरे मौसम में।
मौसम में। बहुत से परभक्षी लाभदायक होते हैं, जैसे हमने सांप को देखा होगा कि वो बहुत से मेढक और चूहों को खा जाते हैं। तो ये हम जो चूहे और मेढक थे वे हमारी कृषि संपदा को नष्ट करते हैं। जो चिड़ियाएँ हैं, चमगादड़ हैं, ये कीटों को खा जाती हैं जो हमारी कृषि के लिए हानिकारक है। कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो मृत जीव को भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। इन जीवों को हम अपमार्जक कह देते हैं, जैसे लोमड़ी है, गिद्ध है, कुत्ता है, ये सब सर्वाहारी हैं। अर्थात कभी कभी ये अपमार्जक के रूप में भोजन प्राप्त करते रहते हैं। इस क्रिया में जो हमारा वातावरण है वह स्वच्छ बना रहता है और जो भोजन है वह भी व्यर्थ नहीं जाता है। और अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जो परभक्षण की क्रिया होती है यह एक प्रकार से लाभकारी घटना होती है। उसके बाद बात कर रहे हैं हम कि अंतरजातीय पारस्परिक क्रियाओं की। तो अगर हम अंतरजातीय पारस्परिक क्रियाओं की बात करें तो हम देखते हैं कि जो हमारा जैव समुदाय होता है इसमें जो जैव समुदाय है इसमें सभी जातियां भोजन है, आवास है, सुरक्षा है आदि के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। यह निर्भरता विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों के रूप में देखी जा सकती है। और वो क्रियाकलाप कौन कौन से हैं, उसमें पहला आता है स्पर्धा, या फिर हम कह सकते हैं प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। अर्थात कभी कभी दो अलग अलग जातियों के जो जीव होते हैं उन जीवों के बीच भोजन, जल, उनका आवास आदि के लिए आपस में संघर्ष होता है। इस संघर्ष को ही हम प्रतिस्पर्धा या फिर स्पर्धा कह देते हैं। या ये कह सकते हैं कि जो जीव होते हैं वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य जीवों के साथ प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करते हैं। यह प्रतिस्पर्धा ही स्पर्धा कहलाती है, या इसको हम प्रतिस्पर्धा भी कह सकते हैं। दूसरा आता है परजीविता, पैरासिटिज्म। अर्थात परजीविता दो जातियों के जीवों के बीच का ऐसा संबंध है जिसमें एक जाति के जीव दूसरी जाति के जीव पर पूर्णतः या फिर हम कह सकते हैं कि आंशिक रूप से निर्भर रहते हैं। इस संबंध में एक सदस्य को तो हानि होगी और जो दूसरा सदस्य होगा उसको लाभ होता है। जैसे हम बात करें, मनुष्य एक पोषक हो गया और जो मलेरिया परजीवी है, ऐसे ही एंटामीबा है, फीताकर्मी है, एस्कैरिस है, ये सब मनुष्य के परजीवी हैं। अर्थात इनकी उपस्थिति में मनुष्य में भिन्न भिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। जो परजीवी होते हैं वे दो प्रकार के होते हैं। पहला आता है बाह्य परजीवी, अर्थात एक्टोपैरासाइट्स। वे परजीवी जो अपना भोजन परपोषी की बाहरी सतह से प्राप्त करते हैं। ऐसे जो परजीवी होंगे उनको हम बाह्य परजीवी कहते हैं। जैसे जू हो गया, अमरबेल हो गया, ये सब बाह्य परजीवी हैं। दूसरा आता है अंतः परजीवी, अर्थात वे परजीवी जो परपोषी के शरीर में भिन्न स्थलों में रहते हैं वह अंतः परजीवी कहलाते हैं। उसके बाद तीसरा आता है इसमें सहभोजिता। अगर हम बात करें सहभोजिता की, अर्थात कॉमन्सलिज्म, जो सहभोजिता है दो विभिन्न जातियों के बीच का ऐसा संबंध होता है जिसमें एक जीव को तो लाभ होता है लेकिन दूसरे जीव को
न तो लाभ होता है और न ही हानि होती है। जबकि परजीविता में हमने देखा था कि एक जीव को लाभ हो रहा था और दूसरे को हानि हो रही थी। लेकिन सहभोजिता में एक जीव को तो लाभ होगा लेकिन दूसरे जीव को न तो लाभ होगा और न ही हानि होगी। ऐसा जो संबंध होगा, वह जीव जिसे इस संबंध से लाभ मिल रहा होगा वह हमेशा सहभोजी कहलाएगा, और जो दूसरा जीव होगा उस जीव को हम पोषक कह देते हैं। जो सहभोजी है या फिर जो पोषक हैं, इनके बीच का जो संबंध होता है वह अस्थायी भी हो सकता है या फिर स्थायी भी हो सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि सहभोजी और जो पोषक होंगे इनका संबंध दोनों प्रकार का हो सकता है, अर्थात अस्थायी भी हो सकता है और स्थायी भी हो सकता है। किंतु जो ये संबंध होंगे, इन संबंधों में दोनों जीवों के बीच कोई शरीर क्रियात्मक संबंध नहीं होता है। जैसे हम बात करें कि जो मनुष्य है, मनुष्य की आंत में रहने वाला जो जीवाणु होता है, अर्थात एस्चेरिचिया कोलाई, ये बड़ी आंत में जो बचा हुआ भोजन होता है उससे पोषण लेता है, किंतु यह पोषक को कोई भी हानि नहीं पहुंचाता है। ऐसे ही हम देखते हैं एक और, अगर हम उदाहरण की बात करें तो जैसे जो बगुला पक्षी है और जो पशु हैं उनके बीच भी हमें साहचर्य का गुण देखने को मिलता है। अर्थात जहाँ पर पशु चरते हैं उसके पास बगुले भोजन प्राप्ति के लिए रहते हैं, क्योंकि जब जो पशु होंगे वह वनस्पतियों को खाएंगे तो वनस्पतियाँ हिलेंगी जिससे कीट बाहर निकलते हैं और बगुले उन कीटों को आसानी से खा जाते हैं। अगला आता है सहोपकारिता, म्यूटेलिज्म, या हम कह सकते हैं सहयोजिता। अर्थात सहोपकारिता जो होगा यह ऐसा संबंध होगा जिसमें जो जीव होंगे एक दूसरे पर पूर्ण रूप से आश्रित रहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि वे एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, और इस प्रकार का जो संबंध होता है वह हमेशा स्थायी होता है। इसमें दोनों जीवों के बीच शरीर का जो क्रियात्मक संबंध होता है वह पाया जाता है, और जो दोनों जीव होंगे वह एक दूसरे से अलग भी नहीं रह सकते। जैसे अगर बात करें हम लाइकेन में, तो जो लाइकेन है वह कवक और शैवाल का स्थायी संबंध है। ऐसे ही हम कह सकते हैं कि जो भैंस है, भैंस के शरीर पर बैठकर इरिगेट पक्षी उसके शरीर से परजीवी कीटों को चुनकर खाता है और उड़ जाता है। यह भी एक प्रकार से सहोपकारिता का ही संबंध है। इससे क्या होगा, जो पक्षी होगा उसको तो भोजन मिल जाता है, और जो भैंस है उस भैंस को परजीवी कीटों से मुक्ति मिल जाती है। ऐसे ही अगर हम पौधों में देखें तो जो मटर कुल के पौधे होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं उनमें नाइट्रोजन का जो स्थिरीकरण होता है वह हमेशा या तो बैक्टीरियाओं द्वारा उनका स्थिरीकरण होता है। तो ये भी एक प्रकार से सहोपकारिता का ही हम उदाहरण है कह सकते हैं। उसके बाद बात आती है कि पौधों के बीच कौन कौन सी अन्योन्य क्रियाएं हो सकती हैं। पहला इसमें आता है कठलताएं। अर्थात कठलताएं देखें तो ये एक प्रकार से जो पौधे होते हैं वह जमीन में अपनी जड़ें जमाकर अन्य वृक्षों के तनों से लिपटकर उनके ऊपर चढ़ जाते हैं, और जो वृक्षों के रूप में फैलकर सूर्य के प्रकाश को प्राप्त करते हैं। तो ये जो प्रक्रिया होती है इसको हम कठलता कह देते हैं। जैसे इस प्रकार के जो पौधे होंगे, टीनोस्पोरा हो गया, एंटेडा गिगास हो गया, इस प्रकार के पौधे कठलताओं के उदाहरण हो सकते हैं। दूसरा अधिपादप, एपीफाइट्स। ये जो पौधे होंगे अन्य पौधों के तनों, शाखाओं आदि पर
उगते हैं, लेकिन उनसे भोजन प्राप्त नहीं करते हैं। ये प्रायः जो हमारे वर्षावन हैं उनमें पाए जाते हैं। अनेक प्रकार की मॉस हो गई व फर्न हो गए, ये सब अद्वितीय जो पादप होते हैं उनके लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद बात कर रहे हैं कि समष्टियाँ क्या होती हैं, इनके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। समष्टियों की बात हम पिछले टॉपिक में या पिछले वीडियो में भी कर चुके हैं। अर्थात जो समष्टियाँ होती हैं वे जीव समूह जो एक निश्चित स्थान पर निश्चित समूह के रूप में पाए जाते हैं, उनको हम समष्टि कह देते हैं। अर्थात इस शाखा के अंतर्गत हम एक ही प्रजाति के जीवों और उनके बीच जो हमारा पर्यावरण है उनके बीच होने वाली जो भी पारस्परिक क्रियाएं होती हैं उन सब का अध्ययन हम समष्टियों के अंतर्गत करते हैं। अगर हम इसके लक्षणों की बात करें तो इसके भिन्न प्रकार के जो लक्षण होते हैं वो निम्नवत होंगे। पहला आता है कि घनत्व, अर्थात समष्टि घनत्व। समष्टि घनत्व मतलब किसी इकाई क्षेत्रफल में निवास करने वाले जो भी जीव होंगे उनकी संख्या को हम समष्टि घनत्व कह देते हैं। दूसरा आता है जन्म दर, अर्थात जो जीव होते हैं जीवों द्वारा अपने समान संतति उत्पन्न करना या फिर नई प्रजातियों को जन्म देना ही जन्म दर कहलाता है। मृत्यु दर की बात करें तो जो मृत्यु दर होगी वह ठीक जन्म दर की उल्टी होगी, अर्थात एक निश्चित समय में किसी समष्टि विशेष में मृत्यु प्राप्त करने वाले जो जीवों की संख्या होगी वह उसकी मृत्यु दर कहलाती है। लिंगानुपात, अर्थात लिंगानुपात मतलब हो गया कि किसी समष्टि में पाए जाने वाले जो नर हैं और जो मादा हैं उनकी संख्या को या उनके अनुपात को प्रदर्शित करने का जो गुण होगा वह हमेशा लिंगानुपात कहलाता है। ये हैं समष्टियों के लक्षण।